अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज शो का आगाज़ कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू से। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम हस्बे हाल में बोलने का मौका दिया है। बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इतने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप तो तैयारियों में मसरूफ़ हैं मियाँ नवाज शरीफ की आमद जो कि 21 अक्टूबर को है। देखिए, आपका प्रोग्राम चूँकि अवाम की आवाज़ है, इसलिए मैं अवाम को ये खुशखबरी पहुँचाना चाहता हूँ कि आपकी उम्मीद, आपकी खुशहाली, आपके मुल्क की रोशनी, आपके मुल्क की तरक्की, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं। आप सबको बड़ी बड़ी मुबारक हो। खैर मुबारक। मियाँ साहब, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है, आप मियाँ साहब को वापस ला रहे हैं। देखें, मियाँ साहब कोई स्कूल से वापस नहीं आ रहे जो उनको कोई और लेके आएगा। वो खुद आ रहे हैं और अवाम की मोहब्बत में आ रहे हैं, अवाम की तड़प में आ रहे हैं, अवाम के दुखों और गमों का मदावा करने के लिए आ रहे हैं। आपको क्या बताऊं कि किस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब अवाम की मोहब्बत में, अवाम की फिक्र में लंदन बैठे तड़प रहे होते हैं। वो तो सुबह नाश्ते के लिए जब स्लाइस पकड़ते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं मेरी अवाम ने नाश्ता किया है कि नहीं। वो अंडा छीलते हैं, उबला हुआ अंडा छीलते हैं तो कहते हैं कि पता नहीं मेरी अवाम ने अंडा छीला है कि नहीं। वो तो टोश पे जैम मक्खन लगाते हुए सोच रहे होते हैं कि पता नहीं मेरी अवाम को किसी ने मक्खन लगाया है कि नहीं। क्योंकि अवाम को तो 3.5 साल चूना ही लगाते रहे हैं ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब खुद वापस आ रहे हैं और आप लोगों के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब, आप जैम मक्खन टोश की बात कर रहे हैं या अवाम सूखी रोटी का निवाला खाने को तरस गए हैं? आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अवाम इस वक्त कितनी मुश्किल में फंसी हुई है, मगर आप फिक्र ना कीजिए, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। पाकिस्तान में खुशहाली आने वाली है, पाकिस्तान में रोशनी फैलने वाली है, क्योंकि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। ये जो आप बल्ब जलता हुआ देख रहे हैं, ये बल्ब नहीं है, ये मियाँ नवाज शरीफ है। बहुत अच्छे। इसलिए मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब की वापसी ही मुल्क की रोशनी है। मैंने पहले भी अपील की है, मैं तमाम मियाँ साहब के फैंस को, चाहने वालों को ये दोबारा गुजारिश करनी चाहता हूँ कि अपने बाहर के टूर कैंसिल कर दें, कोई मुल्क से बाहर ना जाए। जिसने आबशार देखनी है वो उसकी तस्वीर देख ले, जिसने एफिल टावर देखना है वो उसकी तस्वीर देख ले। यही रहे। 21 अक्टूबर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा मियाँ साहब का। सब लोग मियाँ साहब की चाहत के लिए यही रहे। बल्कि मैं कहूँगा कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो वापस आए, मियाँ साहब का इस्तकबाल करें। सब लोग वापस आए जी। तो फिर मियाँ साहब पाकिस्तान की टीम भी बुला ली है हिंदुस्तान से वापस? गौरी साहब, वो तो इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की शान है इस वक्त हमारे क्रिकेटर। इस वक्त वाले, पिछले नहीं, इस वक्त वाले। तो उनको वहीं रहना चाहिए। वो वहीं से वेलकम कह दे, मुबारक दे दे मियाँ साहब को। बहरहाल मियाँ साहब बाल है ना, इस्तकबाल होगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इंशाल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर। मेहरबानी सर। मगर मियाँ साहब, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे तो वो सीधा जेल जाएंगे, क्योंकि वो जेल से ही इलाज के लिए बाहर गए थे।
देखें फरीद साहब, ये कोई हम फिल्म नहीं देख रहे कि जहाँ छोड़ी थी वहीं से शुरू करनी है। आपकी तो माशाल्लाह शक्ल भी अच्छी है, आप बात तो अच्छी करें। ये जरूरी नहीं है कि आपकी शक्ल बिल बतौड़े जैसी हो तो फिर आपको कहा जाए कि आपकी शक्ल बुरी है तो बात तो अच्छी करें। आप तो माशाल्लाह प्यारे प्यारे खूबसूरत हीरो आदमी है। तो बात यह है कि इंशाल्लाह मियां साहब वापस आके कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। ये सब 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 झूठे मुकदमात हम पे बनाए गए, हमें चोर डाकू कहा गया, हमें और कहलवाया गया। देखिए देखिए हम झूठे मुकदमात का सामना करेंगे इंशाल्लाह, और मियां साहब अदालतों का सामना करेंगे। वो ना ही सर पे टोप पहनेंगे, ना ही बाल्टी सर पे पहनेंगे, बाल्टी गुस्लाने में ही पड़ी रहेगी। बाल्टी सर उधर कोई नहाने के लिए बैठा हुआ है और ये लोग बाल्टी सर पे पहन के फिर रहे हैं। हम लोग इंशाल्लाह आवाम के सामने उन अपना चेहरा लेके अदालत में पेश होंगे, और ना ही हम कोई जादू टूने करवाएंगे। हम जादू टूने पे यकीन नहीं रखते, हम ये टूने वाली हांडियां इस्तेमाल नहीं करते। हम हांडी सिर्फ हांडी गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये तो जादू टूने के लिए हांडी इस्तेमाल करते हैं। मियां साहब ये गोगा जादू वाली हंडिया को भी कह रहा होता है, तुसी ते इहदे विच आलू ही नहीं पाए। मेरा मतलब है फरीद साहब, हम नाई को फूके मरवाएंगे। हमारे भी बापे वाकिफ हैं, हम भी लाहौर में ही रहते हैं। ये बंगाली बाबा लाहौर में ही होते हैं, ये कोई बंगाल में नहीं होते। मगर हम इन चीजों पे यकीन नहीं रखते। हमने कभी ये फूकों पे यकीन नहीं रखा, ना ही कभी फूके मरवाई हैं। हाँ हाँ, मियाँ साहब ने हमेशा सिर्फ एक ही जगह पे फूंक मारी है, वो भी अगर कुलचा बहुत गर्म हो तो वो फूंक मारते हैं उसमें। वो भी जब मुंह के नजदीक आया तो गर्म महसूस हुआ तो फूंक मार ली है। या ज्यादा से ज्यादा ब्लैक टी पीते हुए उसमें फूंक मार लेते हैं। सब्ज चाय को कभी फूंक नहीं मारी मियाँ साहब ने, चूंकि उसको फूंक मारे तो उसके ऊपर रखा हुआ पिस्ता दूर चला जाता है। और वैसे भी वो कहते हैं कि इसके साथ पहले ही बड़ी ज्यादती होती है सब्ज चाय के साथ। है ये पिंक कलर की और इसे सब्ज चाय कहते हैं। तो मेरा मतलब है फरीद साहब, हम कोई जादू टूने नहीं करवाएंगे, हम अदालतों का सामना करेंगे और अपने मुकदमात का सामना करेंगे जो ये हम पे झूठे मुकदमात बनाए गए थे। और इंशाल्लाह लिख लीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह इस मुल्क में खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। मगर मियां साहब, आपकी भी 16 माह हुकूमत रही, महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आएंगे, उनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी होगी जो वो अवाम के दुखों का मदावा कर सकेंगे? देखिए फरीद साहब, पहली बात तो ये है कि आपका शायद कोई गिद्दड़ वाकिफ है, इसलिए आपके ज़हन में ये गिद्दड़ सिंगी फंसी हुई है। देखिए, अब हाथ कंगन को आरसी गया, अभी आ रहे हैं मियाँ साहब, इंशाल्लाह वो आपके सामने देखिएगा। आप याद कीजिए जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, जिसे गलत तरीके से तोड़ दिया गया और उनको इक़्तिदार से हटाया गया गलत तरीके से। आप याद कीजिए जरा, आप देखिए, याद कीजिए कि चीनी कितनी सस्ती थी, आटा कितना सस्ता था। जी मियां साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया। 52 रुपए किलो चीनी थी, इतनी सस्ती चीनी कि मियां साहब के दौर में पौने मुल्क को शुगर हुई थी। आप आटा याद कीजिए, आटा कितना सस्ता था। ये आपके पास जो दानिश्वरी का ढेर लगा हुआ है, ये गोगा जी, ये मियां साहब के दौर में ही माशाल्लाह 125 किलो के हुए हैं। आप इनकी मियां साहब की हुकूमत से पहले की तस्वीरें निकलवा के देखिए, आपको लगेगा कि ये
किसी बिजड़े की तस्वीर है। आप गोगे का क्रेडिट ले रहे हैं, मियाँ साहब की हुकूमत में जुल्फी मोटा क्यों नहीं हुआ? मैं तो खुद हैरान हूँ, या तो ये किसी के पाँव के नीचे आया हुआ था या फिर मेरा ख्याल है ये उनके दौरे हुकूमत में किसी दरख्त पे रिहाइश पजीर था। मेरा मतलब है फरीद साहब, इस कदर खुशहाली थी मुल्क में और मियाँ साहब को जेल में डाल दिया गया, नैब के अकूबत खानों में बंद कर दिया गया, उनकी बेटी को कैद सुनाई गई, मुझे 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 गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि आपको पता है कि शहबाज स्पीड कितनी मशहूर थी। हमारे नून लीग के बहुत से लीडरान को जेल में बंद कर दिया गया। उस वक्त तो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो चिड़िया पकड़ने वाला जाल हम पे फेंक दिया गया है। यही वजह है कि अब आप लोग ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। फरीद साहब, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब इंतकाम लेने नहीं, वो अवाम को, मुल्क को खुशहाल करने के लिए आ रहे हैं। वो अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ते हैं। मियां साहब की सरिश्त में, उनकी तबीयत में ही शामिल नहीं है इंतकाम लेना। मुझे अच्छी तरह याद है कि मियां साहब जब हम लोग इकट्ठे रहते थे तो एक बिल्ली वो रोजाना वही आती थी, काली चिट्टी बिल्ली होती थी वो रोजाना हमारे घर में आके दूध पी जाती थी, पतीली खाली कर देती थी। मियां साहब ने कभी उसे नहीं डांटा, बल्कि जब वो दूध पी रही होती थी तो उसके पास 3-4 रस भी रख आते थे। बल्कि आप देखें कि उस बिल्ली से इंतकाम नहीं लिया जो रोजाना हमें नुकसान पहुंचाती थी, बल्कि जब सियासत में आए तो उसी बिल्ली के भांजे को अपना इंतखाबी निशान बनाया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जेड़ा मेगाफोन फाके थे चूरन नहीं भेजते ਤੁਹਾਡੇ वाले, वो भी मैंने इजाद किया। तुसी चूरन नहीं सो खा सकते। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ? Oh yes, लाउड स्पीकर भी मैंने इजाद किया। अच्छा जी, मैं आज सोच रहा था कि हमारे यहाँ महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी का हम कोई इलाज नहीं ढूंढते हैं, बल्कि हुकूमत को या गालम गलोच करते रहते हैं कि बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई इससे बढ़ गई है। दुनिया ने इसके बरक्स किया है, यानी दुनिया ने इस पर तहकीक की, उस पर रिसर्च की। और आज देखें कि हमारे यहाँ जो गाड़ियां हैं, दुनिया अगर पेट्रोल से, अगर उनको था कि पेट्रोल महंगा है, फॉसिल फ्यूल महंगा है, उन्होंने हाइब्रिड गाड़ी इजाद की, हाइब्रिड गाड़ी के बाद इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी इजाद की, और अब तो ये हो गया है कि हाइड्रोजन पर चलने के हवाले से उस पर रिसर्च की जा रही है। इसी तरीके से हम अगर बिजली की बात करें, अब बल्ब को ले लें। अब बल्ब जो है वो पहले आप देखें कि ज्यादा वॉट के बल्ब होते थे, लेकिन अब बल्ब ज्यादा रोशन भी है और 2 वॉट के ऊपर, यानी जो एलईडी बल्ब है वो कितनी कम बिजली लेता है, लेकिन आपको उसमें रोशनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसमें आपको मिलती है। दूसरी तरफ आप देखें कि दुनिया ने सस्ती बिजली की तरफ रुख किया, यानी किस तरह से सस्ती बिजली बनाई जा सकती है। यानी तेल से पहले बिजली को बनाया जाता था, उसके बाद पन बिजली, फिर आप ये देखें कि जो विंड एनर्जी है, हवा से बिजली, और उसके बाद सोलर एनर्जी की तरफ दुनिया चली गई है कि जनाब सोलर पैनल लगते हैं और वो आपकी सस्ती बिजली में उसका शुमार होता है। लेकिन हमने ऐसी कोई तहकीक नहीं की, मां सवाए तनकीद करने के, गालम गलोच करने के। अच्छा, यही वजह है कि आज मुझे थॉमस एडिसन बहुत याद आ रहा था। उसकी वजह यह है कि उन्हें बाबाए इजादात कहा जाता है और 1000 से ज्यादा उनकी इजादात हैं। कितना बड़ा एहसान है दुनिया पर उनका। लो जी, फिर आ गए हैं बाबा इजादात। तशरीफ रखिए तारीख के अजीम तरीन मौजूद थॉमस एडिसन। क्या हाल है वेले हो, ठीक हो? नहीं सदी वेले नहीं, मैं सवेरे नाश्ता करके आया। वही यही मसरूफियत है तुम लोगों का। नाश्ता कर लिया, खारिश कर ली, बीवी नाल लड़ाई कर ली,
किसी की जायदाद अपने नाम कर ले। वो इस तरह का काम भी बताओ जिससे दूसरे इंसान को फायदा हो। इसमें तो सर आपका कोई सानी नहीं। सारी जिंदगी आपने इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी। वाह और आप लोगों को एक बात बताऊं कि थॉमस एडिसन साहब की 1000 से ज्यादा इजादात हैं। हम तो सिर्फ ये जो बल्ब जल रहे होते हैं उससे जानते हैं कि ये उसके मौजूद हैं जी। ये जो आज टीवी कैमरे चल रहे हैं, इब्तदाई जो मोशन पिक्चर कैमरा है वो इनकी इजाद है। फोनोग्राम जिसने ग्रामोफोन की शक्ल आगे चलकर इख्तियार की वो इनकी इजाद है। ब्यूटीफुल। छोड़ो इन चीजों को, ये तो एक लंबा लिस्ट है। 1000 से ऊपर अगर इजादात हैं जी। तो ਉਹਦੇ ਚ ताड़ी साइकिल दे कुत्ते भी आ जाएंगे। इसलिए लिस्ट की लाना जरूरी नहीं है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दूसरों के लिए जियो। हाँ जी। कुछ ऐसा करो। देखो अपने लिए तो हर आदमी काम करता है, बिल्कुल। अपने लिए तो आदमी सोचता रहता है, अपने फायदे का तो हर आदमी चाहता है। हाँ। दूसरों को किस चीज से फायदा होगा, दूसरों के लिए क्या चीज जो है वो सहूलत देगी, जी असल ये इंसानियत है। बिल्कुल सही। तो सारी जिंदगी यही क्या है, इजाजत ही करता रहो। वो ऐसा भी नहीं है जो आजकल लोग कहते हैं कि मैं को बड़ा काम करता अगर मेरा भी कोई बड़ा होता। नो नॉट एट ऑल। आप हैरान होंगे सुन के, हम 8 बहन भाई थे। अच्छा। वैसे तो कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे तो मुझे भी लगता है था 2 ही अच्छे होने ने। तो अल्लाह का शुक्र है उस जोड़े च मैं भी आया हूँ। तो 8 बहन भाई थे, बड़ा गुर्बत था। तो मैंने 12 साल की उम्र में, जिसे आप 12 इयर्स कहते हैं, जी जी। मैंने रेलगाड़ी में बुक्स बेचना शुरू किया। ये जो आपके बसों में नहीं बेचता था, जंतरी बेचता या किससे बेचता, इस तरह का बुक्स बेचना शुरू किया। बच्चों का बुक्स, दूसरा बुक्स बेचना शुरू किया रेलगाड़ी के अंदर। और फिर खुद डब्बे में बैठ के मैं सोचता रहता था कि क्या चीज बनाऊं और किस तरह बनाऊं। उस खाली डब्बे को मैंने अपना लेबोरेटरी बना लिया। तो मसला ये है कि सोच क्या है आपकी, जो सोच होगी आप खुद उसका पीछे जाएंगे। तो मेरा सोच ही यही था कि मैंने कुछ ना कुछ करना है और ऐसा करना है जिससे सबको फायदा हो। सिर्फ अपने करेले गोश्ती नहीं पकाने, दूसरों को भी उससे फायदा हो और हर एक को फायदा हो। इस तरह का काम सोचता रहता था। एडिसन साहब, फायदा तो आपने इंसान को ऐसा पहुंचाया है कि आपके इंतकाल के 100 साल बाद भी आज इंसान उन तमाम चीजों से फायदा उठा रहा है। और आपको एक बात बताऊं कि सिनेमा मशीन जिसके जरिए आज हम सिनेमा में फिल्म देखते हैं, ये जो आप फिल्म देखने जाते हो मौला जट, और घर आते आते सिर्फ मौले की तारीफें कर रहे होते हो। ये अगर मैं मशीन ना बनाता तो मौले ने गली गली जाके तानू एक्टिंग वहानी बाजारां च आवाज़ां लानियां सन, मौला जट वेख लो, मौला आ गया थोड़े मले, तानू मौला खुश रखे, बाहर निकलो आटा लेके ते मेरी एक्टिंग देखो। सोनिया जा, ये मैंने मशीन बनाया तो मौले को रिकॉर्ड करके उसके ऊपर चलाया तो आपने मौला देखा है। अच्छा, इसके साथ साउंड रिकॉर्डिंग सिस्टम भी इन्होंने इजाद किया है। ओह यस, ये जो आप लोग एक दूसरे का फोन रिकॉर्ड करके ते फिर उन्हें चला दियो ना, ये थोड़ा सियासतदान एक दूजे नु बेइज्जत करदा है। एडी मैं थोड़े कोलों माफी मंगना आया। ये रिकॉर्डिंग सिस्टम मैंने बनाया था जेड़ा एक दूजे नु तुसी गंदा करने च इस्तेमाल कर रहे हो। और दूसरा ये जो तुम लोग गाना सुनता है रिकॉर्डिंग के ऊपर घर बैठ के आराम से, अगर मैं ये सिस्टम ना बना था तो गुलकारों ने भी गली गली जाके गाना सुनाना था। तो आपस में गल्ला करनी सन, आज साडी गली च नसीबो लाल आई हुई सी। उन्हें बुआ खड़काए कहना सी की दम दा भरोसा यार। और क्या,
ये मैंने रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाया तो रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग के जरिए आप तक पहुंचाए। थैले आप तो पाँव को हाथ लगाए उनको। क्यों? ए थैले ने वो डांस कीता रिकॉर्डिंग ते सारी जिंदगी वो डांस कीता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओह माय गॉड, ये डांस कर करके कस किया है। अच्छा जी सुनिए सुनिए, इनकी इजादात में मेगाफोन और लाउड स्पीकर भी शामिल है। जरा मेगाफोन फाके थे चूरन नहीं भेजते तुम्हारे वाले। वो भी मैंने इजाद किया, तुसी चूरन नहीं सो खा सकते। जब बड़े स्पीकर जो बन गए तो छोटे लाने की केड़ी लोड़ सी। ओह यस, लाउड स्पीकर भी मैंने इजाद किया। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੀਪਲ ਥੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। यस, वो मेगाफोन जिससे जलेबियां का ऐलान हुंदा वो मेरा ही बनाया हुआ है। मैं ना बनाना तो जलेबियां उठी सूख जानियां। यार और तो और दुनिया का पहला बिजली घर का नक्शा इन्होंने बनाया और बिजली तकसीम करने का तरीकाकार भी बताया कि बिजली कैसे तकसीम होती है। जिदे उठे तुसी कुंडे नहीं पांदे। आजकल बड़े पढ़े जा रहे हैं। पढ़े जा रहे हो, अच्छा कर रहे हैं वो। लुट पाई हुई है। चंगे पले बड़े बड़े लोग जो है बिजली छोड़ निकल रहे हैं। ओह शेम, इंतहाई अफसोस का बात है। तो ये गॉड का मेहरबानी से मैंने ये बिजली घर का नक्शा बना के दिया, फिर बिजली को तकसीम करने का, वरना तुसी शॉपर इंच बिजली लेके कर जाना। बाबा जी ये तुसी अपनी इजाजत दसना आए हो सानू जुगता करना आए हो? जुगते इसलिए कर रहा हूँ कि जो जो मैंने इजाद किया उसको फिर रोला आपने है। जुगता न करा तो हो तो की वेला दिया। अच्छा जी, सीमेंट जिससे आजकल हम बिल्डिंगें बना रहे हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला भी थॉमस एडिसन ने दिया। वेरी नाइस, क्या बात है ओह सर। यस, सीमेंट जिससे आप लोग ईंटें लगाता है। इससे पहले ईंटें जोड़ने के लिए माश का डाल इस्तेमाल होता था। अगर मैं सीमेंट ना बनाता तो तानू मां दी डाल फिर खाना नहीं सी लगती। इस डाल को मैंने बचाया है सीमेंट इजाद करके। वो इस सीमेंट जो आप लोग पुल के ऊपर लगाता 500 बोरी है और बताता 5000 बोरी है। बाबेओ अपनी हर इजाद दे नाल साडा ऐप जरूर कटना है। और तुम तो अल्लाह का शुक्र करो मैंने सीमेंट इजाद कर दी है, वरना मांस की दाल के साथ ही ईंटें जुड़नी थी और तुमने रोटी का नवाला पकड़ के दीवार के ऊपर रगड़ रहा होना। जाओ खैर हो बाबियो, जाके रेस्ट करो। ओके, मौला खुश रखे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। यार अपनी सेहत देखो और इतनी खुदाई कर कैसे ली तुमने? ए लालची भाई, वो खजाने वाला सप नहीं सीगा, वो तेरी वजह तो सप उत्थे रह रहा है। सियाने कहंदे ने सप ते नेवला इक्को जगह रहंदे आ। अच्छा जी, आप लोग ने खबर पढ़ी है कि मेल्सी में एक शख्स ने खजाने की तलाश में अपने मकान में खुदाई की और इतनी गहरी खुदाई की कि हमसाये का मकान गिर गया। और ये आपके सामने बैठे हुए मौसूफ। अच्छा, जी जिस घर में हम रह रहे हैं अंग्रेजों के दौर का वो घर है और उसमें आपकी परजाई ने चूल्हा बनाने के लिए बस ऐसी 2-3 ईंटें उखेड़ी हैं, तो उसके नीचे से चांदी के सिक्के मिले हैं। वो 2 को सिक्के हासिल करने के बाद हमने फोला फलाई की है, एक सोने का भी मिला। तो ऊपर से बात ये है कि मुझे ख्वाब आने शुरू हो गए कि इस घर में खजाना है। अच्छा, 2-3 दफा ख्वाब आए हैं पाजी। अच्छा, फिर ये ख्वाब को हकीकत का रंग तब मिला है कि मैंने वो जो गोठ वाला नुक्कर वाला कमरा ना मारा, उधर से मैंने एक सांप को निकलते हुए देखा। और वो सांप उधर से निकला, वॉशरूम में गया और वापस अपनी खोड में चला गया। हाँ जी, मैंने फिर ख्वाब देखा, मुझे ख्वाब में बहुत ज्यादा खजाना मिल गया। अच्छा। और मैं उस पे पक्का हो गया। जो सप बाहर आके दोबारा खोड में गया ना, मैंने कहा ये वही सप है जो खजाने के ऊपर बैठा हुआ है। बस इसी बात को मैंने यकीन बना के और वहां से खुदाई शुरू कर दी बहू जी। अगर आज वो खजाना मेरे पास होता तो आप वाली सीट पे मैं बैठा होता। खजाना मिला नहीं पाजी, खजाना नहीं मिला, मगर साथ वाले का मकान गिर गया। ते फरीद साहब जेड़े नाल भाई साहब बैठे ने कौन उमरा करके?
वो साथ वाला जो मकान गिरा है वो मेरा ही है। और किसे सप के भतीजे। और तुम्हें क्यों बार बार आ रहा था ख्वाब खजाने का? और तुम कौन सा बहादुर शाह जफर के मकान में रह रहे हो? या तुम्हारे घर की दीवार एहराम मिस्र के साथ मिलती है? और तुम खुदाई करने से पहले मुझसे मशवरा ही कर लेते। भाई शाबाश, मशवरा कर लेते ताकि अद्धा खजाना तुम ले जाते। अब जो मेरा सारा मकान गिर गया है। बल्लो डिग गया, मुझे ख्वाब में ये भी आया था कोई नुकसान होगा। अब जितनी खुदाई होगी वहां डोगी पंप लगवा ले। बात सुनी, इससे मुझे 25 लाख रुपया लेके दे, वरना मैंने पूरे पाकिस्तान में शोर मचाना है कि इस चूहे रंबे की वजह से मेरा मकान गिरा। वाह, मकान आपका 20 लाख का है और मांग उससे कितने रहे हो? 25। ओ भाई ठेकेदार जी, और ये बात नहीं है। अब तो जनाब ईंट देखे कितनी महंगी हो। अच्छा। और सीमेंट कितना महंगा, और मेरा मकान गिर गया। मुझे आपकी परजाई ने 2-3 दफा कहा भी है। अच्छा। ये जब खुदाई करके बीच में जा रहा था ना जी शराब पे, आपकी परजाई ने मुझे कहा है, सदीक करमा लिया, साडे मकान की नींव के अंदर को बड़ी चकचूंदर रहती है। मैंने ऊपर वाली छत से देखा, ऊपर से मुझे चकचूंदर ही लगी। और मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, जहाँ पे हम रह रहे हैं चकचूंदर भी रही जाए। और मुझे क्या पता था इस चकचूंदर ने खजाने की खातिर मेरा मकान गिरा दे। इसको 25 लाख नहीं, मेरे हिसाब से तो इसको 50 लाख रुपए आपको देने चाहिए। इसको जेल में बंद करना चाहिए क्योंकि इसने लालच की है और लालच से इसने दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए इसको सख्त से सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। मैं कहां से दूं लाखों रुपया? कहां से दूं? मैंने वो जो सांप निकला था वो बेच के तो अपने बच्चों को रोटी खिलाई है। वहीं से दो जिस ख्वाब में तुमने खजाना देखा था। मंगल वाले दिन का ख्वाब झूठा नहीं होता। ओए मंगल को क्यों आया तुम्हें ख्वाब? मंगल को गोश्त की छुट्टी होती है, ख्वाब की छुट्टी क्यों नहीं होती? माजी मैंने तो ख्वाब में देखा आपकी परजाई ने इतना बड़ा सोने का हार पहना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सोने की यहाँ चूड़ियां हैं। वह हमारी परजाई नहीं थी। और तुमने कोई स्टार प्लस का ड्रामा देखा? वो उसकी हीरोइन थी। मैं अपनी परजाई को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हारा हमसाया हूँ। और माशाल्लाह बिल बतौड़ी जैसी हमारी परजाई है। और उसने कहाँ से इतना बड़ा जेवर पहन लिया? वो जिसके हाथ दौलत आए वो सोना हो ही जाता है। वड्डी वाली में बैठने वाली चिड़ी। और तुमने ये क्यों ख्वाब देखा मैं उसको जेवर पहना लूं और साथ वाले बेचारे गरीब हमसाए की छत भी गिरा दूं? यार अपनी सेहत देखो और इतनी खुदाई कर कैसे ली तुमने? ए लालची भाई, वो खजाने वाला सप नहीं सीगा, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੱਪ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਤੇ ਨਿਉਲਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। इसीलिए मैं यहाँ आया था कि इधर कोई सियाने बंदे बैठे हुए हैं। देखो ना गल भी चौकी निकली। और वो तुम्हारी मोहब्बत में रिहाइश पजीर है सांप उधर। तुमने उसके ये में खजाना लगा दिया। नहीं, आपने भी फिल्मों में देखा कि जहाँ पे सप होता है उसके नीचे वो संदूक खुलता है तो सोना चांदी जवाहरात। हुण मैनू कोई और फिल्म का नाम दस जिसमें हमसाए का मकान गिर जाए तो उसे 25 लाख मिला हो। अपना मकान बेच के उसके पैसे तो तुमने तकरीबकारी की है। फरीद साहब, ये जनूबी पंजाब में खजाने की तलाश में अक्सर लोग पुठी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। पहले तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसी तरह की एक और खबर है मेरे पास। सादकाबाद में एक 100 साल पुराना घर था। उस घर के मकीन ने भी इसी तरह की एक हरकत की कि खजाने की तलाश में सहन की खुदाई शुरू कर दी। अब ये खुदाई करने के दौरान छत गिर गई। वो छत का ज्यादातर हिस्सा हमसाये के घर में गिर गया और उससे नुकसान हुआ। यानी खजाने के लालच में मुझे भी बेघर कर दिया। और खुद भी बच्चे लेके दरख्त की टहनी पे बैठा हुआ। चलो पाजी, आपके तो घर की फिर 3 दीवारें हैं, मेरे तो घर में गड़ा ही इतना बड़ा पड़ गया, दिल करे लाखों की मिट्टी पे आइए मुझे दुनिया के बराबर आते हुए।
ऐ मिट्टी में रहने वाले जानवर, तो तुम्हें इस तरह के पुट्ठे सीधे ख्वाब क्यों आते हैं जो साथ हमसायों का भी बेड़ा गर्क कर दे? भाजी मैंने यकीन नहीं था करना, पर वो आया मंगल वाली रात को था। ओ पुत्र, मंगल को पहले भी तुम्हें बताया छुट्टी होती है ख्वाब की और गोश्त की। और बेटा ये जो पुट्ठे सीधे ख्वाब आते हैं, तुम कोई स्टोमिक की दवाई लो, वरना बेटा अब हर मंगल मैंने तुम्हें सोने नहीं देना। गलती हो गई मुझे, बस लालच ने मरवा दिया। फरीद साहब मैं तो ये सोचन दिया कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ओ भाई जी मुझे आया ख्वाब, मैंने सोने का ताज पहना हुआ है, बीच में कोई नूर हीरा है और महल्ले के लोग मुझे सुल्तान सुल्तान कह रहे हैं। हाँ जी, तुम्हें सुल्तान सुल्तान कह रहे हैं और हुरम सुल्तान तुम्हें छित्तर मार रहे हैं। अल्लाह की कसम उठवा ले, इसने मेरा सुल्तान ड्रामा देखा। अपने ख्वाबों का इलाज ना करवाई, उन्होंने नुकसान कर दिता। भाजी उनकी तो एक कंध गिरी है, मेरा तो पूरा घर जा पिया है। हाय नशा और नशा, और मुझे मकान दोबारा बनाना पड़ना है। तुम तो कोई छोटा सा पिंजरा लेके भी रह सकते हो। और हीरा भी कोहिनूर लाया है। फरीद साहब करो जरा चार्ल्स को फोन करो। बेटा मैंने 25 लाख रुपया लेके ना तुम्हारी जमीन भी अपने घर में डाल लेनी, तुम्हारी यही सजा है। मैंने ख्वाब में ऐसा तो नहीं देखा था। मुझे जो ख्वाब आया ना उसमें ऐसा ही था। चल मेरा पुत्र, अब बाकी जिंदगी हमने ख्वाबों में ही गुजार दी। मैं अब तुम्हें हर हफ्ते छित्र फेरूंगा और लोगों से कहूंगा मुझे रात को ख्वाब आया था। अपना ख्वाब पूरा कर रहा। फरीद साहब रहंदा है मैलसी ते ख्वाब इन्हें दिल्ली दे आ रहे हैं। जी गौरी साहब, ये ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले शख्स ने अपना नुकसान भी किया और साथ साथ अपने हमसाये को भी नुकसान पहुंचाया। भाई जी इन्हां दियां गल्लां च ना आना, जो होना सी वो हो गया, मैनू खुदाई जारी रखन दिओ। बेटा खुदाई ते हुण मैं करांगा तेनू लत्तां तो फड़ के। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये पॉलिसियां बनाने वाले बैठे हुए हैं ना जी दफ्तरों में, ये हर चीज जानते हैं कि कहां से हम पैसे बचा सकते हैं, कहां से इकट्ठे कर सकते हैं, हाँ जी। अपने अखराजात को कम करके किस तरह मुल्क को फायदा पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल मगर ये इस तरह नहीं नहीं करते। कर बिल्कुल ये अपनी अय्याशियों के लिए गरीब को अपने पांव तले रोन देते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारी गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है बिजली चोरों पे हाथ डालने का और गैस चोरों पे हाथ डालने का जी जी और जो अरबों रुपया हुकूमत का ये चोर और डकैत जो हैं वो लपेट रहे थे, उनसे वापस लिया जा रहा है। इसका तो हम कई दफा जिक्र कर चुके हैं, बल्कि इसे खराजे तहसीन पेश कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मगर यहाँ पे मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो अदारे, जो वेलफेयर सोसाइटियाँ गरीब आवाम की खिदमत कर रही हैं, खुदा रहा ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हुए उन पे हाथ ना डालें। खुदा वास्ते उनके साथ नाजायज नहीं होनी चाहिए, वरना हम सब जानते हैं कि बेशुमार ऐसे अदारे और वेलफेयर सोसाइटियां हैं जो इधर गरीब बेचारे के सर पे हाथ रखे हुए हैं। सबसे पहले हम हेल्थ की तरफ आ जाएं। जी मैं अर्ज करना चाहता हूं जनाबे जनरल आसम मुनीर साहब को और वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को कि बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो गरीब लोगों की खिदमत कर रहे हैं, बिल्कुल, जिन्हें हम खैराती अस्पताल कह सकते हैं, जो बेचारे लोगों से, अपने दोस्त अहबाब से पैसा इकट्ठा करके उन अस्पतालों को चला रहे हैं और वहां से गरीब आदमी दवाई मुफ्त ले रहा है। मैं अपने शहर की बात करता हूं, गुजरांवाला में जी एक दो दफा हमने पहले भी जिक्र किया है कि वहां एक रवाज है कि हर जो बरादरी है ना, कश्मीरी बरादरी, अराई बरादरी, अपना शेख बरादरी, इन सब बरादरियों ने ना जी अपने अस्पताल बनाए हुए हैं। और ये पैसा 100% हमें श्योर है
कि वो लोगों की, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका इलाज मुआवजा हो रहा है। बहुत सही। और यहाँ ये भी मैं बताता चलूं कि आपका जो सबसे बड़ा इधर अदारा था, ये डायलिसिस सेंटर शेख ज़ैद अस्पताल का, जिसका हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया कि उसे बजट ना मिलने की वजह से वहां पे डायलिसिस पेशेंट बेचारे रुल रहे हैं। आप हैरान होंगे कि हमारे गुजरांवाला का एक अस्पताल है, सदीक सादक मेमोरियल अस्पताल, वहां पे जो चालू मशीनें हैं ना डायलिसिस की, जो फंक्शनल हैं, वो इससे भी ज्यादा हैं। और वहां पे लोग बिल्कुल, ये मैं 100% जानता हूं कि एक पैसा दिए बगैर वहां से डायलिसिस करवा रहे हैं। यही हालत बाकी सारे अस्पतालों की है। बेशुमार खिदमत कर रहे हैं वो लोग गरीबों की, और उन लोगों की जिनके पास दवाई दारू के लिए पैसे नहीं है। अब हुआ क्या है, जुल्म ये हुआ है कि वासा वाले जो अपनी कारकर्दगी पे शर्मिंदा होने की बजाय किधर को चल दौड़े हैं कि अस्पतालों का बिल किस कदर बढ़ाया है वो जरा सुन लें। ये खुद ही उन्होंने फैसला कर लिया वासा ने कि 2500 रुपया फी बेड के हिसाब से हम लेंगे, और उस सदीक सादक मेमोरियल अस्पताल में 3700-3600 रुपया बिल आता था, उसे बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिया गया। आप कौन से वासा हैं? वही जो यहाँ पे अल्लाह माफ करे 4 छींटे पड़े तो आपका हर शहर जोहड़ बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां पे आप पीने के लिए कहीं भी साफ पानी मुहैया नहीं कर पा रहे आज तक। बिल्कुल। लोग बेचारे अब हजारों रुपया महीने का साफ पानी की बोतलें खरीदने के चक्कर में लगा रहे हैं। कोई टूटी खोल के आप पीना क्या, आप बर्तन धोते हुए घबराते हैं। ये हेपेटाइटिस जो फैल गया बहुत ज्यादा, ये पानी से ही हुआ है। जी हाँ, बेशुमार बीमारियां फैल चुकी हैं। वो वाला हमारा वासा जो महकमा है वो लाखों रुपए बिल डाल रहा है अस्पतालों को और खैराती अस्पतालों को। मगर ये कौन सी लॉजिक है, मंतक है कि वो 2500 रुपए फी बेड जो है उसको चार्ज कर रहा है? और जी आप सुन के हैरान होंगे कि एक जनाब वेलफेयर अस्पताल है, बहुत पुराना, बड़ी खिदमत कर रहे हैं वो भी। जी। उनको जो बिल आता था ना जी, वो मेरा ख्याल है 12,000 रुपया था। अच्छा। अब 5 लाख रुपया आया करेगा। अराई बरादरी का अस्पताल जो कि खैराती अस्पताल है, उसके जो रुए रवा हैं वो बता रहे हैं जी कि हमें 1,90,000 रुपया महाना बिल डाल दिया है। और फिर उसके जमा कराने की आखिरी तारीख 29 सितंबर थी। जी। वो नहीं जमा हुआ तो 30 सितंबर को वासा वाले वहां करेने लेके पहुंच गए। इसी तरह एक और बड़ा कदीम खैराती अस्पताल चला रहे हैं रफीक अनवर मेमोरियल ट्रस्ट वाले। जी। वो बताते हैं जी 6,000 रुपया महाना बिल आता था, जिसे बढ़ा के अब 3.25 लाख रुपया कर दिया गया। यार खुदा का खौफ खाएं, क्या कर रहे हैं आप? खैरात में से भी आप पैसे लेना चाहते हैं। लाहौर में बेशुमार ऐसे अदारे हैं, ऐसे लोग हैं जो खैरात पे लोगों का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल। ये लोग अगर पीछे हट गए तो आपके सरकारी अस्पताल इतने जोगे नहीं हैं। बिल्कुल। आप अपने एक अस्पताल है सरकारी, वो जो सिविल अस्पताल गुजरांवाला का, इतनी बुरी हालत है उसकी कि वहां पे आप राशि बहुत होता है और आप अपने बजट को भी जानते हैं कि आप कितना को सरकारी अस्पतालों को देते हैं। वो बड़े बड़े अच्छे भी वहां पे लोग बेचारे तैनात हुए हैं, मगर उसकी हालत कितनी को वो ठीक कर लेंगे। ये सारे जो खैराती अस्पताल हैं, ये सिर्फ मैंने गुजरांवाला के बताए हैं, ये लाहौर में है, कराची में है। कराची में आप देखें ना जी, बेशुमार ऐसे अस्पताल हैं जो गरीब की खिदमत कर रहे हैं। पिंडी में ऐसे अस्पताल हैं जो गरीब बेचारे को दवाई दारू दे रहे हैं। भाई आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो उन अदारों पे क्यों हाथ डाल रहे हो जो बेचारे गरीब के सर पे हाथ रखे हुए हैं? उन मगरमच्छों की तरफ जाओ ना जो पहले ही अरबों रुपया कमा रहे हैं, उनसे जाके ले लो रेवेन्यू जो आपको चाहिए। सही। ये जो हमारे ऊपर के लोग हैं, वजीर आजम साहब या जनरल साहब, इनको ये पता भी नहीं होगा कि ये पीछे क्या नीचे किया जा रहा है। और फिर जो मशवरे देने वाले लोग हैं, क्या कर रहे हो यार आप लोग? इतने इतने बड़े दफ्तरों में बैठ के एसी लगा के ठंडी हवाओं में मजे लूट रहे हो। अपने एसी बंद करो, अपने अखराजात कम करो, ये बात अपने आप गाड़ियां छोटी करो जी। अपने जो पेट्रोल आप ले रहे हैं, लाखों रुपए का एक एक बंदा पेट्रोल जला रहा है, उसमें कोई कमी वाकया करो। आप लोग अगर दवाई दारू को पड़ जाओगे और वो भी गरीब की,
तो फिर बद्दुआएं जो हैं वो दी नहीं जाती, वो दिल से निकल जाती। अजीजी, अशराफिया के अखराजात कम करने की तो बात हो रही है, वो अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है और गरीब पर बोझ डाले चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं जी हर चीज ये लोग जानते हैं, ये जो ये पॉलिसियां बनाने वाले बैठे हुए हैं ना जी दफ्तरों में, ये हर चीज जानते हैं कि कहां से हम पैसे बचा सकते हैं, कहां से इकट्ठे कर सकते हैं, अपने अखराजात को कम करके किस तरह मुल्क को फायदा पहुंचा सकते हैं। मगर ये इस तरह नहीं करते। बिल्कुल, ये अपनी अय्याशियों के लिए गरीब को अपने पांव तले रोन देते हैं। और मैं ये समझता हूं कि जो सिर्फ अपने आप को देखता है, किसी गरीब को नहीं देखता, वो बड़ा नहीं, वो छोटा होता है। सो मैं गुजारिश करूंगा वजीर आजम साहब को भी और जनरल आसम मुनीर साहब को भी कि खुदा वास्ते ये जो होछे हथकंडे इस्तेमाल करने वाले ये जो छोटे लोग हैं, इन पे बड़ा हाथ डालें। बहुत सही कह रहे हैं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, हम दौलत से नर्म बिस्तर तो हासिल कर सकते हैं, नींद नहीं। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।